वेलकम फ्रेंड्स टू दिस वीक्स मार्केट आउटलुक। आशा करता हूं कि आप लोग सब सकुशल होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस मार्केट्स की बात करूं तो यूएस मार्केट्स में हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर देखा लास्ट वीक। डाउ जोन्स में 1.6% की मंदी, S&P 500 में 2.5% की सेलिंग देखी गई और नैस्डैक में करीब 4% की गिरावट हम लोगों ने देखी लास्ट वीक। नैस्डैक का ये वर्स्ट वीक परफॉर्मेंस था सिंस मार्च और जितने भी टॉप टेक स्टॉक्स हैं, चाहे वो एप्पल हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन, इन सब में 3 से 6% की गिरावट हम लोगों ने देखी लास्ट वीक। और टेस्ला जो कंपनी है उसमें एक 11% की गिरावट हम लोगों ने देखी लास्ट वीक, जब ये खबर आई कि वो S&P 500 में उसे शामिल नहीं किया गया है। एक अच्छी बात ये रही कि CBOE विक्स, जिसे फियर इंडेक्स कहते हैं और वोलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, उसमें एक 12.6% की गिरावट रही लास्ट वीक। तो ये दिखाता है कि जो शुरुआत में जो इन्वेस्टर डर था स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, वो कहीं ना कहीं ओवरऑल वो घटा है, जो एक पॉजिटिव साइन रहा। यूएस डेटा फ्रंट पे बात करूं तो अगस्त इन्फ्लेशन 0.4% आया और यूएस का जो बजट डेफिसिट है वो $200 बिलियन आया अगस्त का, जो अनुमान से कम था। यूरोपियन मार्केट्स जो थे उनकी चाल अलग थी लास्ट वीक। मेजर मार्केट्स में हम लोगों ने अच्छी खासी तेजी देखी। यूरोस्टॉक्स 50 जो यूरोपियन यूनियन का बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें 1.69% की तेजी देखी गई। जर्मनी के डैक्स में 2.8% की तेजी रही। फ्रांस के कैक 40 में 1.39% की तेजी देखी गई और ब्रिटेन के FTSE 100 में करीब 4% की तेजी देखी गई। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स जो हैं उनमें एक अच्छी तेजी हम लोगों ने देखी लास्ट वीक, और जहां यूएस मार्केट्स में हम लोगों ने एक सेलिंग प्रेशर देखा था लास्ट वीक। इकोनॉमिक डेटा की बात करूं तो लास्ट वीक के यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग थी तो उन लोगों ने इंटरेस्ट रेट्स जो है उसको अनचेंज रखा और ECB ने ये कहा कि 2020 में यूरोजोन की जो इकॉनमी है वो 8% श्रिंक करेगी, और जहां उन्होंने पहले उसे कहा था कि 8.7% वो श्रिंक कर सकती है यूरोजोन इकॉनमी। तो ये एक पॉजिटिव साइन था लास्ट वीक यूरोजोन के लिए। इसके साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब में जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो ग्रो करना शुरू हुई है, जो भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो एशियन मार्केट्स में हम लोगों ने एक मिक्स ट्रेंड देखा, जहां शंघाई कॉम्पोजिट में 2.83% की गिरावट हम लोगों ने देखी। वहीं जापान के निक्के में करीब 0.87% की तेजी हम लोगों ने देखी लास्ट वीक। इंडिया की बात करूं तो इंडिया के निफ्टी में 1.15% की तेजी और सेंसेक्स में 1.3% की तेजी हम लोगों ने देखी लास्ट वीक। तो कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स, जैसा मैंने कहा, उसमें मिक्स ट्रेंड हमें देखने को मिला। डेटा फ्रंट पे बात करूं तो चाइना के अगस्त एक्सपोर्ट फिगर्स में 9.5% की ग्रोथ देखी गई ईयर ऑन ईयर, और जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स है वो $235.3 बिलियन रहा अगस्त में, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन था। और जो फास्टेस्ट ग्रोथ रहा चाइना में इन द लास्ट 18 मंथ्स। इंडिया के डेटा फ्रंट पे जुलाई में 10.4% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्शन देखी गई, और इसके साथ ही जो फिच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने ये कहा है कि 2020 में इंडिया में 11.8% की कॉन्ट्रैक्शन देखी जाएगी इकॉनमी में। इसके बावजूद हम लोगों ने जो इंडियन मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखी, उसका एक मुख्य कारण रिलायंस है, क्योंकि रिलायंस का जो वेटेज निफ्टी में देखें तो वो 13.63% है और रिलायंस में करीब 11% की तेजी हम लोगों ने देखी लास्ट वीक, जब ये खबरें आई कि अमेजन और मिडिल ईस्ट जो कुछ फंड्स हैं वो रिलायंस में पैसा लगाएंगे। इसके अलावा सेबी के जो रूल्स आए, इसमें मल्टी कैप जो फंड्स हैं उनमें अब इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो, जो पहले एक्सपोजर, इक्विटी एक्सपोजर 65% हुआ करता था, वो अब बढ़ के 75% हो जाएगा, और चाहे जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में 25% ईच जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका फायदा जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को मिलने की उम्मीद है। ऑटो डेटा रिलीज हुआ अगस्त का, तो उसमें पैसेंजर व्हीकल जो सेल्स हैं उसमें करीब 14% की बढ़त देखी गई अगस्त के महीने में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन रहा मार्केट्स के लिए। इसके अलावा इंडिया चाइना जो बॉर्डर टेंशन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक कमी लाने की कोशिश की जा रही है, और इंडिया और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग भी हुई है कि किस तरह से जो ये करंट टेंशन है उसे डिफ्यूज़ किया जाए। तो वैसे भी कुछ बातें आगे बढ़ती हैं
तो उनका भी एक असर हमें मार्केट्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। कमोडिटीज़ की बात करूं तो चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, उसमें फ़िलहाल दोनों में हम लोगों ने एक साइडवेज ट्रेडिंग देखी लास्ट वीक, और कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिखी दोनों कमोडिटीज़ में, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो। क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल में एक नरमी देखी गई, क्रूड ऑयल में एक सेलिंग प्रेशर देखा गया, और नाइमेक्स क्रूड जो है वो $37 के करीब ट्रेड कर रहा है, और उसमें 6.14% की वीकली गिरावट हम लोगों ने देखी। तो उसमें एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर रही। तो उसके दो मुख्य कारण थे, एक तो डिमांड रिकवरी कंसर्न्स, वो एक फैक्टर था, और दूसरा यूएस की जो वीकली इन्वेंट्री डेटा आती है तो वो काफ़ी बढ़ के आया, तो उसका भी एक सेलिंग प्रेशर क्रूड ऑयल प्राइसेस पे हमें देखने को मिला लास्ट वीक। रुपया अगेंस्ट डॉलर यदि बात करूं तो वो एक साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 72.50 और 74 के बीच में ही फिलहाल वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो भी कहीं ना कहीं एक साइडवेज पैटर्न ही दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म में। FIIs की बात करूं लास्ट वीक, तो FIIs की सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ की सेलिंग देखी गई लास्ट वीक, और DIIs की जो है उनकी सेलिंग करीब 1501 करोड़ की रही लास्ट वीक। तो DIIs की जो है उसमें एक हम लोगों ने अच्छी सेलिंग देखी। निफ्टी पुट कॉल रेशियो की बात करूं, जिसे PCR भी कहते हैं, तो वो अभी 1.42 है। तो इसमें क्या होता है कि टोटल जितने भी टोटल पुट्स हैं, टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट और टोटल कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लिया जाता है पुट कॉल रेशियो के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि मार्केट्स में भी बुलिशनेस रहेगा कि बेरिशनेस रहेगी। तो ये जितना ज़्यादा है तो इसे कॉन्ट्रा इंडिकेटर के रूप में भी देखा जाता है। तो 1.42 का मतलब ये हुआ कि पुट्स ज़्यादा है सिस्टम में, और कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि पुट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी आप मार्केट्स में इसे देख सकते हैं। लेकिन कभी भी जब आप वॉल्यूम को यूज़ करते हैं या ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं तो वो ये दोनों जो हैं वो सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं। जो प्राइमरी इंडिकेटर है वो प्राइस, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइस ट्रेंड के साथ इसे मैच करके देखना होगा। ऑप्शन चेन की बात करूँ तो मंथली जो ऑप्शन सीरीज है निफ्टी का, उसमें 11,500 के कॉल ऑप्शन में और 11,000 के पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप जो मंथली सीरीज में है वो 11,500 के कॉल और 11,100 के पुट में है। तो ये रेंज जो है, ये दायरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स वाज द बेस्ट परफॉर्मर लास्ट वीक, जिसमें 3.29% की तेजी हम लोगों ने देखी। वहीं BSE टेलीकॉम इंडेक्स में 6.17% की गिरावट हम लोगों ने देखी, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा लास्ट वीक। जो की ग्लोबल इवेंट्स हैं उसमें मंडे को इंडिया का WPI और CPI डेटा है, ट्यूसडे को जर्मनी का ZEW सेंटिमेंट इंडिकेटर फॉर सितंबर है, वेडनेसडे को US रिटेल सेल्स डेटा है, और इसके साथ ही US फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, और उसके बाद US फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट रहेगी इंटरेस्ट रेट पे और US इकोनॉमी पे, तो जिसका काफी इफेक्ट हमें मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूरोजोन का ट्रेड बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई डेटा रिलीज होगा। थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान, ये दोनों जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इनका जो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक असर हमें मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। और फ्राइडे को US मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिलीज होगा, जो कहीं ना कहीं US ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं इकोनॉमी पे वो दर्शाएगा, तो उसका भी एक इफेक्ट मार्केट्स पे हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाले हफ्ते में जो ग्लोबल क्यूज हैं, US फेडरल रिजर्व चेयरमैन की जो स्पीच है US इकोनॉमी पर, इसके अलावा इंडिया चाइना जो टेंशन्स हैं और जो की ग्लोबल इवेंट्स हैं, इन सब का असर जो है हमें मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है। तो आपकी नजरें इन चीजों पे रहनी चाहिए। निफ्टी की बात करूं तो ओवरऑल टेक्निकली यदि मैं देखूं तो एक रेंज बाउंड ट्रेड फिलहाल करता हुआ दिख रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वो 11,200 का एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है, और अपसाइड में 11,600 का एक रेजिस्टेंस है। तो 11,200 और 11,600 के बीच में फिलहाल निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब तक 11,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब तक उसमें एक अच्छी रैली हम टुवर्ड्स 11,750, 11,800 जो नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है वहां तक हम नहीं देखेंगे। लेकिन यदि निफ्टी 11,200 के नीचे सेलिंग शुरू होती है तो फिर 11,000 का क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी के लिए रहता है। और टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड फिलहाल दिखा रहे हैं।
बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 22,000 पर और उसके नीचे 21,400 पर है। वहीं रेजिस्टेंस जो है वो 23,050 और उसके ऊपर 24,200 पर है। और दोनों में बात करूं तो निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, बिकॉज निफ्टी का जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिलायंस जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, जो करीब 13.63% वेटेज है निफ्टी में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले, उसकी जो परफॉर्मेंस जो रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है पिछले कुछ हफ्तों में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।